नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज आगे बढ़ने से पहले मैं तीन जो चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा ट्वीट वरुण गांधी ने किया है, वो जो कंगना रनौत की अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें उन्होंने कहा देश की आज़ादी भीख में मिली थी, उस पर मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वरुण गांधी का ये जो ट्वीट है वो इस पूरे हालात को पूरी तरह से उजागर कर रहा है, उसकी भावनाओं को समझा रहा है कि क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा ये पागलपन है या देशद्रोह। इस ट्वीट को देख लीजिए। अब बात हम लोग जरा कर लें आज के 3 विषय की। सबसे पहला विषय है चुनाव सर्वे दिखा रहे हैं किसान आंदोलन का प्रभाव। दूसरा है क्यों बर्खास्त किए गए डॉक्टर कफील। तीसरा है क्या बीसीसीआई की तथाकथित गंदगी हो पाएगी साफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी सर्वे की। चुनावी सर्वे की बात करने से पहले, क्योंकि ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है, एक सी वोटर का सर्वे आया। सी वोटर का सर्वे अभी 4 दिन पहले आया, 2 दिन पहले आया, और उसमें सितंबर में जो सीटें भाजपा जीत रही थी और आज जो सीटें जीत रही है, उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने में एक साफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि भाजपा अब सीटें धीरे धीरे उसकी कम हो रही हैं सर्वे के अनुसार। और उसी सर्वे के अनुसार सपा की सीटें इसी पीरियड में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो जो लास्ट अभी सर्वे आया है नवंबर में, उसमें सपा की जो मैक्सिमम सीट सर्वे सी वोटर सर्वे के हिसाब से वो करीब 160 है। मैं इस पे और बात करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रा समझ लीजिए किसान, क्योंकि ये किसान बिल का कहीं ना कहीं इफेक्ट है और ये चुनाव कितना अहम है बीजेपी के लिए वो भी समझाएंगे। किसान आंदोलन आप सबको पता है कि 3 बिल को लेकर शुरू हुआ, फिर एमएसपी की डिमांड आ गई, भाई एमएसपी भी इसमें वो करो। 26 नवंबर को इस किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा। किसान डटे हुए हैं अपने मोर्चे पे, 700 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं। उन शहादत के लिए किसी ने मतलब कम से कम सरकारी पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से न कॉम्पनसेशन तो छोड़ दीजिए, एक शब्द संवेदना का भी नहीं बोला गया है। अब 29 नवंबर से लोकसभा चलने वाली है। किसान आंदोलन इसको एक नए लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं और उसका एक कारण है। कारण यह है कि ये अब आम जन को भी समझ में आ गया है किसान आंदोलन को क्या, सबको समझ में आ गया है कि इस सरकार से अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो वो केवल चुनाव की ही भाषा समझ में आती है। चुनाव में कितनी सीट जीती, कितनी सीट हारी, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अब ये जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जस्ट पहले या जस्ट बाद किसी ना किसी समय किसान आंदोलन का कोई ना कोई तो फैसला होगा ही होगा। ये अहम इसलिए है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश के इस समय जो 30 राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे सरकारें चल रही हैं, उसमें से 10 जगह ही बीजेपी की डायरेक्ट अपनी सरकार है, जहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी मेजॉरिटी में है बीजेपी। ये केवल 10 राज्य ऐसे हैं। उन 10 राज्यों में इस वर्ष, मतलब इस वर्ष जब मैं बोल रहा हूं मैं 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 में 4 राज्यों में, उन 10 जगह पे जहां बीजेपी रूल कर रही है, 4 राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के। इन चारों जगह पे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन मतलब केंद्र में बीजेपी, यहां पे भी बीजेपी। इन चारों जगहों से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुल मिला के यहां पे 115 एमपी सीट्स हैं। लोकसभा की 115 सीट इन 4 राज्यों को मिला के हैं। 80 उत्तर प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश और 26 गुजरात, कुल 115। उसमें से बीजेपी, केवल बीजेपी इन 4 राज्यों में, 3 राज्य में क्लीन स्वीप, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 62 सीट, कुल 97। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आप 2 सीट जो उसने अपने सहयोगी दल, अपना दल के लिए छोड़ी थी, उसको भी अगर मान लें तो कुल 99 सीट्स। हिमाचल में वो 4 में 4 था, लेकिन अभी बाई इलेक्शन जब हुआ है तो वहां से 1 सीट कांग्रेस के पास आ गई है। तो 115 में स्थिति यह है कि अगर पुराने उसको 2019 के इलेक्शन को ही देखें तो 99 सीट्स बीजेपी एंड अलाई और 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट कांग्रेस। बाकी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का मतलब है बाकी जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो,
चाहे हरियाणा, इन सब जगहों पे कोई बहुत बसपा या सपा का मतलब नहीं है। इन लोग लड़ते हैं वो अलग बात। 5 राज्यों में तुरंत चुनाव हो रहे हैं 2022 के पहले उसमें, और 2 राज्यों में एंड ऑफ 2022 में होंगे। तो मैं जिस बात को कह रहा हूं कि ये चारों राज्य बीजेपी की दृष्टि से बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि 99 आउट ऑफ 115। अब जरा आपको याद सिर्फ दिला दूं कि बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन में जो जिसको कहा जा रहा है लैंडस्लाइड ब्रूट मेजॉरिटी, जिसकी वजह से सब चीजें बदल दी जाएंगी, कितनी सीटें जीती थी? 303। मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? 272। कितनी सीटें ज़्यादा मेजॉरिटी से? 31। 31 सीट्स मोर देन द मेजॉरिटी। अब आप ये बताइए कि ये जो 99 सीट है, जहाँ पे कांग्रेस की 1 सीट है केवल, 115 में 99 है। आज के हालात, जैसा किसान आंदोलन चल रहा है, जैसा इंडिकेशन मिल रहा है, अगर बीजेपी केवल 31 सीट कम हो जाती है तो उसकी मेजॉरिटी नहीं आ रही है। लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अरे आप ये इस तरह, मैं हार्ड रियलिटी की बात कर रहा हूं। 99 या 97 में से 31 कम होने के बाद भी 66 सीट वो फिर भी है, 50% से ज़्यादा सीटें जीत रही है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क शायद उसको मुश्किल हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो गई है, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अमित शाह साहब ने आके अब कमान संभाल ली है, और वही अब उन्होंने एक उनका नया रोल आ गया है, क्योंकि पहले अभी तक उनको चुनाव प्रबंधक माना जाता था, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिशियन माने जाते थे, लेकिन अब वो फील्ड में वो लड़ भी रहे हैं, वो सेनापति भी हैं, वो अब कैंपेन लीड करते हैं, वो बैकरूम ऑफिस नहीं करते हैं कि चुनाव में सिलेक्शन किसका कैसे क्या, वो अब जाके मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं, और किस तरह के भाषण देने चाहिए उसकी बानगी मैं कई बार कर चुका हूं। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए जो सी वोटर का भी सर्वे आया वो चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जगह लग रहा है कि किसान आंदोलन का इफेक्ट हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका धीरे धीरे वो पर्कुलेट हो रहा है यूपी के सारे हिस्सों में। मैं आपकी मतलब जितनी मेरी जानकारी में बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा एक सबसे ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल कर रही पूरे मूवमेंट को, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान मंच इस तरह के हैं, किसान मंच से रिलेटेड नेता ऐसे हैं जो ये महापंचायत जगह जगह रोज हो रही। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां 2-4 जगह की महापंचायत ना हो रही हो, और ये सारी महापंचायत में एक चीज कॉमन है, ये सब भाजपा के अगेंस्ट है। हो सकता है किसी का कहीं वो हो, कोई अपना कुछ कर रहा हो, कोई किसी, लेकिन जहां तक पक्ष पार्टी की बात है सब भाजपा के अगेंस्ट है। तो वो उनको जो भी वो रोज 1 कदम चल पा रहे हैं कि 100 कदम चल पा रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज 0.1% बढ़ रहा है कि 10% बढ़ रहा है, वो अलग एक बात है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ गेन हो रहा है और बीजेपी का वोट की दृष्टि से नुकसान हो रहा है। तो मेरे हिसाब से किसान आंदोलन जो है वो अब बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं, घंटा हो गया है। अब भी अगर बीजेपी को ये सुनाई नहीं पड़ रहा है, और अगर वो कोई इस पर एक प्रॉपर निर्णय नहीं लेती है, उनकी मांग है कि इसको विड्रॉ करिए, एमएसपी को लागू करिए, अगर उस पर निर्णय नहीं होता है तो उसका खामियाजा, उसकी कॉस्ट बहुत मुश्किल होगी। अब मैं दूसरी बात पे आ जा रहा हूँ कि डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे, और वो क्यों बर्खास्त किए गए, उनका मैं जल्दी से आपको एक रिकैप दे दूं। अगस्त 2017 में नई सरकार बनी, योगी जी जो गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने। वहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर का, वहाँ पे अगस्त महीने में 2017 में 63 बच्चों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। वहाँ ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन क्यों नहीं था, उसका मुख्य कारण ये था कि जो सप्लायर था उसके 68 लाख रुपए के पुराने पेमेंट बाकी थे, बकाए बाकी थे, जो पेमेंट उसको नहीं हुए थे। वो बार बार हर स्टेज पे, वो मेडिकल कॉलेज में जिला अधिकारी के यहाँ वो कह रहा था मेरा पैसा दीजिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, और ऑक्सीजन की कमी से उनकी बच्चों की डेथ हो गई। वो सारे डिटेल आपको पता है। जल्दी से फिर बता दूँ, 22 अगस्त 2017 को डॉक्टर कफील खान को सस्पेंड किया गया। 3 सितंबर 2017 को उनको अरेस्ट किया गया। 25 अप्रैल 2018 को वो बेल पर रिलीज हुए। सरकार को अब डॉक्टर कफील खान का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। 31 जुलाई 2019 को उनको फिर सस्पेंड किया कि वो बहराइच में जाके कुछ मेडिकल ही का काम कर रहे थे, उनके हिसाब से उन्होंने कोई केस बनाया।
फिर उनको 13 दिसंबर 2019 को फिर अरेस्ट किया गया। इस बार कहा गया कि उन्होंने कोई हेट स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। और ये जो इनके सस्पेंशन का मामला चल रहा था, उस पर हाई कोर्ट बार बार गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कह रहा था कि भाई आप इस पर इंक्वायरी करके इसको खत्म करिए, क्योंकि प्राइमा फेस उनके हिसाब से कोई इस पर एलिगेशन बन नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बिल्कुल इज्जत की बात ले ली थी कि ये तो मूंछ की लड़ाई है। अब कफील खान गोरखपुर के हैं, एक उस विशेष से आते हैं, धर्म विशेष से आते हैं, तो उनको अगर कोई भी रिलीफ दे दी गई तो ये तो थोड़ा वो हो जाएगा ना कि हमें गवर्नेंस ठीक से नहीं आती है और हम तो ठीक से कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, उसमें इनको रिलीफ कैसे। डॉक्टर कफील खान, जिसको उम्मीद ये हो रही थी कि उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और वापस नौकरी पे ज्वाइन करा लिए जाएंगे, उनको सरकार ने टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट किस पे किया? 3 उस पर कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे उस समय। आज आप सब लोग उसी समाज में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, 50% के करीब डॉक्टर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कम से कम 50% प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इस पैमाने को लगा रहे हैं तो आप उन सारे डॉक्टर्स को सस्पेंड करिए जो मेडिकल कॉलेज में रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, उनसे कहा गया कि नॉट इन्फॉर्मिंग सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन की कमी है, ये सीनियर ऑफिसर्स को नहीं बताया गया था। अरे भाई, उस व्यक्ति ने जिसका पेमेंट 68 लाख बाकी था, किसको चिट्ठी नहीं लिखी, उन लोगों ने क्या एक्शन लिया? क्या उनको टर्मिनेट किया गया? क्या जिला अधिकारी को टर्मिनेट किया गया? कि आप बीआरडी के जो मेडिकल उस समय प्रिंसिपल मेडिकल, उनको टर्मिनेट किया गया? क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा वो था, ऐसा अपराध है, तो ये सबको आप टर्मिनेट करते। और तीसरी बात, नॉन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अब नॉन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी तो इतना वो है, हमारे बहुत से मंत्री लोग, हमारे बहुत से जिलाधिकारी लोग, अगर ये नॉन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी अगर पैमाना बनने लगेगा तो ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है। आपने अभी हाल के मतलब 2 दिन पहले आपने देखा कासगंज के जो एसपी साहब थे, वो किस तरह से बता रहे थे कि 2 फीट की टोटी से, नाड़े से एक आदमी ने लटक के आत्महत्या कर ली। इस तरह की बातें तो हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें आएगी। अब मैं तीसरी बात जो थोड़ा सेंसिटिव है, और नॉर्मली मैं इन सब बातों को अपने शो में नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़रूरी बात है कि वो हमारे और आपके बीच में कारपेट के नीचे नहीं जानी चाहिए, और उसको मीडिया ने कारपेट के नीचे करने का काम किया है। जो बीसीसीआई की तथाकथित गंदगी है वो क्या दूर होगी? उसका कारण यह है कि अभी कई जगह प्रिंट ने भी छापा, और भी वो छापा, मैं उसका वो डिटेल दे रहा हूँ, वो ट्विटर पे भी वो सारे डिटेल हैं। उसमें उस रिपोर्ट के अनुसार दाऊद के एक साथी हैं रियाज भट्टी। रियाज भट्टी की पत्नी है रहनुमा भट्टी। रहनुमा भट्टी ने एक लिखित कंप्लेन की है 24 सितंबर 2021 को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। उन्होंने दी है कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा था, और यौन शोषण नहीं, उन्होंने बलात्कार, रेप का आरोप लगाया है। एक तो मैरिटल रेप है, वो एक अलग है। उसके अलावा उन्होंने इस देश के 4 बड़े आदमियों का, ट्विटर में सब लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, 4 ऐसे आदमियों का जो कहीं ना कहीं रोल मॉडल जैसे काम करते हैं, उन लोगों का नाम लगाया है। उन्होंने एक क्रिकेटर मुनाफ पटेल, हार्दिक पांड्या, एक कोई सज्जन है पृथ्वीराज कोठारी, मैं नहीं जानता हूं, और एक बड़े कांग्रेस के नेता हैं राजीव शुक्ला जी। इन 4 लोगों के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उस महिला ने, कि इन लोगों ने उनका रेप किया था। अब आप ये बताइए, पहला प्रश्न ये है, क्या बीसीसीआई कोई एक्शन लेगी? क्या ये सब जानने के बाद बीसीसीआई कोई एक्शन लेगी, खास करके प्लेयर और उनके जो ऑफिस बेरर हैं, कि राजीव शुक्ला जी अभी भी जाके ताली बजाते रहेंगे और देश को जिताते रहेंगे? क्या राजीव शुक्ला जी को कांग्रेस अपने यहाँ से कहेगी कि भैया कम से कम जब तक आप के ऊपर से इंक्वायरी हो कि आप इससे बरी नहीं हो जाते हैं, आपको हम जो भी सस्पेंड करते हैं, या जो भी आपका वो इंटरनल उनका जो कुछ, क्या कांग्रेस ये कदम उठाएगी? क्योंकि एक चीज़ ये ज़रूरी है, बीसीसीआई में इस समय बोलबाला किसका है?
ये तो आपकी समझ में आता ही है। एक इतने बड़े क्रिकेटर का बोलबाला है जिसका, जो गुजरात की तरफ से भयंकर, मतलब उनका, मेरे गुजरात के कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं कि ये जो अभी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो लेग स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, वो दुनिया के जितनी तरह की क्रिकेट की विधाएं उनको आती हैं, और इसीलिए उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो क्या, और वो एक पार्टी विशेष है, उनके घर में उनके पिताजी एक पार्टी विशेष के केंद्रीय मंत्री हैं, और वो भाजपा से रिलेटेड हैं। तो क्या कांग्रेस वाले एक सज्जन का अगर नाम आया है, राजीव शुक्ला जी का, तो उनको बचाने का काम करेंगे कि एक निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी, अगर उसमें कुछ ऐसा है तो उसको लोगों के सामने, देश के सामने बताने का काम करेंगे। और जो भी ये गंदगी है, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि ये सब में बहुत गंदगी है, बहुत पैसा, बहुत रुपया, बहुत जुआ, ये सारी तरह की बीमारियां हैं इसमें। लेकिन क्या हमारे ये जो गुजरात से इतने बड़े क्रिकेटर जो इस समय हमारे सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो इसमें कोई ऐसा अहम फैसला लेंगे कि कम से कम ये गंदगी साफ हो। आप सबसे चलते चलते एक बार फिर से, मेंबरशिप हमारी नीचे खुली है, उसका लिंक है, मेंबर्स बनिए, हमें सपोर्ट करिए, और आपको इस तरह की न्यूज़ देने में हमें आसानी होगी अगर आप हमें मेंबर बन के और सपोर्ट करके करेंगे। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।